आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय सक्सेस वाला। आज जितने भी एनडीए के बच्चे हैं, अपना एनडीए का चैनल है। इस एनडीए के चैनल पर सभी सैनिक ही जुड़े हुए हैं भविष्य के। सभी देश प्रेमी हैं, सभी देश को प्रेम करने वाले हैं, जिनके शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है, एक एक कतरा देश पे समर्पण की भावना रखता है, देश पे समर्पित होने का जज्बात और जुनून रखता है, देश पे समर्पित होने के लिए हर समय न्यौछावर रहता है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मेरे साथियों, ऐसे मेरे ऑफिसर्स जो सैनिक बनने की भावना रखते हैं, आज का दिन हम सभी लोगों के लिए, आपके लिए और पूरे भारत के लिए बड़े गौरव का दिन है। ऐसे शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने ऐसी एक कहानी रच गए, जिस कहानी को सुन करके, देख करके, याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन को याद करके, उस पल को याद करके, उस समय को याद करके आंखों में पानी भी आता है। और एक थोड़ा सा वो होता है कि आज इन सैनिकों की वजह से मेरी माँ, मेरी भूमि, मेरी जमी पर कोई कलंक नहीं आ पाया। उस कलंक को मेरे सैनिक पल पल मिटाने के लिए, हर पल उन धब्बों को मिटाने के लिए अपने खून की स्याही से हर पल तैयार रहते हैं। उन सैनिकों को मेरा सत सत नमन और भाव भरी श्रद्धांजलि सक्सेस वाला परिवार की तरफ से। आज का दिन 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप सभी लोगों को ये पता है और सभी को पता है इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और कुछ अपने सैनिकों को याद भी करेंगे, उन सैनिकों को भी याद करेंगे जिन सैनिकों को हम लोग नहीं जानते हैं, साथ में थे, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, देश के प्रति समर्पित किया और आज इस देश को, इस जमीन को किसी दूसरे के अंडर में आने से बचाया। उन सभी सैनिकों को सत सत नमन, साष्टांग प्रणाम। और अब हम लोग इस कहानी को जानेंगे। बात है 1992 की। ये कारगिल की कहानी 1972 से शुरू होती है। 1972 में जिस समय पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, पाकिस्तान से ये ज़मीन छीनी गई, इसको आज़ाद कराया गया। आज़ाद तो करा दिया गया, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों के दिमाग में, कुछ पाकिस्तानियों को ये चीज़ें समझ नहीं आई। उनके क्या भावनाएं हुई, क्या द्वेष भावना ये अंदर आई, उस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। वो भावनाएं आगे चल करके सियाचिन और कारगिल का विवाद सामने लेकर के आते हैं। वो तभी से 1972 से चलता रहा, एलओसी से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। वहाँ से ये कहानी ऐसे ही चलती रही और कारगिल की लड़ाई धीरे 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 बढ़ती रही। 1999 की बात है, 3 मई 1999 को कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी अपने मातृभूमि कि कारगिल वाले प्लेस पर, चोटी पर आकर के जम गए वहाँ पर। लेकिन हम लोगों को अभी पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है टेम्परेचर माइनस में, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना नामुमकिन। लेकिन मेरे सैनिक चढ़ेंगे। अभी इसी कहानी में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से चढ़ेंगे, कैसी कहानी है। तो होता ये है कि
वहां पर एक चरवाहा, एक सिविलियन अपने चरवाहे के लिए, चराने के लिए जानवरों को पर गए होंगे, देखा कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी उसको दिखाई पड़ते हैं। वो आते हैं और अपने इंडियन आर्मी के सैनिकों को बताते हैं। इंडियन आर्मी में उस समय प्रेजेंट में, तो उस समय प्रेजेंट में जो सैनिक हमारे थे, वो सैनिक थे सौरभ, कैप्टन सौरभ कालिया जी। तो उनसे पहले रूबरू कराने से पहले हम लोग एक शायर को, एक मोटिवेशनल लाइन को जानेंगे। मैं हूँ भारतीय सेना का वीर जवान, ऐसी भावना कैप्टन सौरभ कालिया जी के दिमाग में। मैं हूँ भारतीय सेना का वीर जवान, कभी नहीं झुकने दूंगा भारत का मान। तिरंगा है मेरी आन बान शान, कभी नहीं होने दूंगा भारत का अपमान। इस भावना के साथ में कैप्टन सौरभ कालिया जैसे ही सुनते हैं और उनके ब्लड के अंदर ऐसा उबाल आता है, धमनियां एकदम से चटकने लगती हैं और वो अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर के ऑपरेशन विजय के लिए चल देते हैं। अब वो किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं, कैप्टन कालिया सेना को लेकर के पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और चढ़ करके लड़ते हुए जो टुकड़ी सामने आती जाती है, जो टुकड़ी सामने आती जाती है, उससे कड़ा मुकाबला करते हैं। अपने कम जवानों के साथ 5 या 6 जवान लेकर ही गए थे, उनसे कड़ाके का मुकाबला करते हैं और कुछ सैनिक हमारे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। और कैप्टन सौरभ कालिया जी आगे बढ़ते रहते हैं, उनसे जम के मुकाबला करते हैं, लेकिन कुछ तिरंगा जैसे ही फहराने वाले होते हैं कि वहीं पर कुछ बंकर, कुछ घुसपैठिया पाकिस्तानी उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये वो पुत्र है, ये वो पुत्र थे जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद जैसे ही ज्वाइनिंग हुई अपने माँ को पत्र लिखते हैं और उसमें एक चेक भेजते हैं। उस चेक बुक पर लिख करके भेजा कि हे माँ, ये चेक मेरी रख लेना और मेरी पहली सैलरी आएगी, उस पहली सैलरी का आप उपयोग अपने हर एक काम में करना और मैं जब आऊँगा तो साथ में बैठकर खाना खाएंगे, प्यार और दुलार करेंगे। आज माँ के पास चेक तो पहुंच गई, लेकिन उस माँ का लाल इन पाकिस्तानियों के हाथ किस तरीके से गोली मारते हैं, किस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं कि आज उस माँ के पास जब हमारे कैप्टन सौरभ कालिया का शरीर पहुंचता है तो माँ पहचान नहीं पाती है कि ये मेरा बेटा है। वो माँ जो माँ अपने बेटे को जन्म से लगा करके 23 साल की उम्र तक, 24 साल की उम्र तक लाखों बार चूमती है, आज वो माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पाती है कि ये मेरा बेटा ही है, और पिलक के तो पहले रोती है, फिर माँ जज्बात से अपने बेटे को सल्यूट करती है कि आज मेरा बेटा देश के प्रति काम आया और देश से पहले, एक अपनी माँ से पहले इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसी माँ को दिल से सैल्यूट, दिल से जय हिंद, और ऐसी माँ पे गर्व हुए कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो पुत्र देश के काम आया। तो अब हम लोग कैप्टन सौरभ कालिया जी के बाद में दूसरे जो हमारे सैनिक थे उनको देखेंगे, और वो सैनिक कहीं दूर से नहीं,
अपने एक प्रदेश से, जिस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश, अपने लखनऊ के पास से ही, जिनका नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी। कितनी कम उम्र, और जैसे ही कर्नल का आदेश मिलता है कि मनोज जी आपको कारगिल के लिए मौका मिला है, तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे ऑपरेशन विजय के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने साथियों के साथ चल देते हैं उस मुकाम को पाने के लिए, उन घुसपैठियों को भगाने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए। और इस तरीके से चलते हैं अपनी टुकड़ी को लेकर के, और उस टुकड़ी को लेकर के जब चलते हैं तो इनके पास 1-1 लीटर पानी की बोतल होती है। और उस पहाड़ी पर जैसे ही चढ़ने लगे चोटी पर, तो टेम्परेचर माइनस में, लेकिन चढ़ते टाइम इतना पसीना आया, इतनी प्यास लगी कि उस पानी का, जो बोतल में पानी था, वो पानी कंप्लीटली खत्म हो गया सभी सैनिकों का। और ये लड़ते हुए ही जा रहे हैं, क्योंकि जो जो आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से वो लोग देखते हैं कि कोई भारतीय सैनिक आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी अपने छोटे छोटे टुकड़ी जो बनाए हुए थे, कब्जा किए हुए थे, वो लड़ते हैं उनसे, उनको मार के गिराते हैं और उस चोटी पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कुछ सैनिक तो शहीद भी होते गए, लेकिन ये आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और इनका विश्वास ये था कि पानी को इन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया। जो पानी इनके पास रखा हुआ था वो पानी इन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक इस बोतल में एक भी घूंट पानी रहेगा तो इस पानी के सहारे मैं इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाता रहूँगा। और लास्ट टाइम तक कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी लड़ते रहे और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाते रहे। लेकिन कहते नहीं हैं कि आतंकी आतंकी होता है, और जब ये अकेले बचे तब भी इन्होंने मारा, सामने से जो भी आया उसको तुरंत ही खत्म कर दिया। लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी व्यवस्था वो करके बैठे थे ऊपर, उतनी नहीं थी हमारे पास जो लेकर ये उतना पहुंच सकते वहां पर, इतनी ऊंचाई पर। हुआ क्या कि उन्होंने, पाकिस्तानियों ने शूट कर दिया हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी को। और आज वो दिन है, और वो दिन जिस दिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी शहीद होते हैं, वो दिन था 3 जुलाई 1999। माहौल पूरा गमगीन हो गया उस दिन। ठीक जिस समय 1999 में लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ के पड़ोस से ही हैं, तो कहते हैं कि जिस समय गाड़ियां निकल रही थी तो उस समय क्या हाल था यहाँ का, वो कहने वाला ही नहीं है, न बयां कर सकते हैं अपने इन शब्दों से। क्या बयां कर सकते हैं, शब्द ही कम है ऐसे वीर सपूतों के लिए। इनके शौर्य का गुणगान करने के लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है तो उससे प्रेरणा के स्रोत में याद तो करना ही बनता है कि उन सैनिक को याद करना तो जरूर है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, इस धरती के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और आज हर एक जगह जगह पर हम लोग अपने कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी को याद करते हैं। नेक्स्ट जो सैनिक थे हमारे, वो सैनिक हमारे थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी। कैप्टन विक्रम बत्रा जी भी जंग के लिए निकल पड़ते हैं। इनको भी आदेश मिलता है कि बत्रा जी आप जाइए, तो ये तुरंत ही रेडी हो जाते हैं कि हर एक सैनिक का एक ही सपना होता है कि हमको युद्ध करने को मिले, तभी मेरे सैनिक बनने का कोई वजूद है, तभी मैं देश के काम आऊंगा। तो ये कैप्टन विक्रम बत्रा जी तुरंत ही तैयार होते हैं और तैयार होकर के अपने सैनिकों को लेकर के चल देते हैं टुकड़ी के साथ में।
और वो 4.87 पर पहुंच जाते हैं चढ़ करके, और एक एक पाकिस्तानी घुसपैठी को उसको उसकी औकात दिखा देते हैं, धूल चटा देते हैं, पटक पटक कर वहीं पर बर्फ में मारते हैं, माइनस टेम्परेचर में, और इस तरीके से मारते हैं। लेकिन फिर वही अंजाम क्या बताया जाए कि सैनिक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर शहीद हो गए, लेकिन ये हार मानने वाले नहीं हैं। पैरों में भी गोली लगी है, साइड में भुजाओं में भी गोली लगी हैं, मस्तक पे से कान के पास भी गोली लगी हुई है, हर जगह पर गोली लगी हुई है, कोई नहीं बचा। लेकिन बत्रा जी हार मानने वाले नहीं, तिरंगा लेकर आगे बढ़ते रहे और 4.78 तक पहुंच ही गए। लास्ट में होता क्या है, कोई एक पाकिस्तानी घुसपैठी गोली चला देता है और बत्रा जी वहीं पर शहीद हो जाते हैं। तो आज दिल से कैप्टन विक्रम बत्रा जी को सत सत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज जिनके कारण हमको आज सुकून से यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं, वही हैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी। और चौथे तो एक ऐसे सैनिक हैं जिनके बारे में जैसे ही आप सुनेंगे तो तुरंत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चौथे सैनिक अमर शहीद कैप्टन अनुज नायर जी हैं। कैप्टन अनुज नायर जी की कहानी बड़ी ही रोचक कहानी कि वो कैप्टन अनुज नायर की आज अगर कहा जाए तो कोई, लेकिन भारतीय हैं, सभी भारतीय जितने भी सैनिक बनने का जुनून रखते हैं उनके ब्लड के अंदर उतना ही उबाल है, उतना ही जुनून है जितना कैप्टन अनुज नायर जी के में था। होता ये है, कहानी ये है कि इनकी शादी फिट थी, और किसके साथ में शादी इनकी फिट हुई जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। सिमरन नाम की लड़की थी, सिमरन नाम की लड़की से बहुत प्रेम करते थे। शादी इनकी फिट हुई और इंगेजमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, रिंग लेकर के गए हुए थे, लेकिन वहीं से आदेश आ जाता है, सारी तैयारी होती है, लेकिन जैसे ही इनको आदेश मिलता है कि अनुज नायर जी आ जाइए, अब आपका काम आया है। अनुज नायर जी अपने मिशन पे तुरंत निकल पड़ते हैं, क्योंकि हर एक सैनिक का सपना होता है कि युद्ध करने को हमें मिले, अपनी वीरता दिखाने को मिले, अपने साहस को दिखाने को मिले। हर एक सैनिक का यही जुनून होता है, यही संकल्प होता है और यही भावना होती है। तो कैप्टन अनुज नायर जी चल देते हैं उस लड़ाई करने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए, और जाते हैं तो 4.8 से 5.8 चोटी पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी टुकड़ी के साथ। लेकिन जैसे ही वहां जाने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं तो अपने कर्नल से कहते हैं कि सर ये अंगूठी रख लीजिए, ये रिंग रख लीजिए, ये रिंग अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरे प्रीतम को आप भेज देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिंग तुम खुद लेकर जाओगे। लेकिन कैप्टन अनुज नायर जी कहते हैं कि सर हो सकता है मैं वापस ना आऊं, जाता तो हूं लौटने के लिए, लेकिन रास्ता बहुत बड़ा है, मैं ये कह नहीं सकता कि मैं वापस आऊंगा ही, क्योंकि जो मेरा रास्ता है इस पे वापस आना इतना आसान नहीं है। और ये बात कह करके वो रिंग दे देते हैं और लड़ाई के लिए चल देते हैं, युद्ध के लिए चल देते हैं। पहुंचते हैं और खूब लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि तिरंगा वहां पर फहरा देते हैं। लेकिन फिर वही हादसा, वही अंजाम, मस्तक पे गोली लगती है, हेलमेट जो लगा होता है उसे चीर कर गोली निकल जाती है इस पार से उस पार, हाथों पे गोली लगती है, पैरों में गोली लगती है, सीने पे लगती है। लेकिन कैप्टन अनुज नायर जी हार नहीं मानते हैं, लड़ते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं और लास्ट में तिरंगा फहरा देते हैं। अब नेक्स्ट जो
ये 17 लगभग 7 जुलाई को हमारे कैप्टन अनुज नायर जी शहीद हो जाते हैं देश के लिए। और वो दिन हम लोगों के लिए बड़े प्राउड का दिन था। ऐसा वीर न जन्मा है दोबारा। हो सकता है कि कोई बड़ा वीर हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं। ये वीर जिनकी याद में हमेशा आंखें नम होंगी, लेकिन सीना हमेशा गर्व से चौड़ा होगा और सर हमेशा उठा ही रहेगा कि मैं उस देश में हूं जहां पर कैप्टन अनुज नायर जैसे सैनिक जन्म लिए हैं। तो अब हम लोग अगले सैनिक की तरफ चलेंगे जो इस समय प्रेजेंट में हैं, हमारे सैनिक जिन्होंने इस कारगिल लड़ाई में काफी योगदान किया। वो सैनिक हमारे हैं सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी। इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये चक्र से इनका जन्म 10 मई 1980 को हुआ था। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित, इतने कठोर परिश्रमी, देश के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले, जिन्होंने खुद के अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से मेरे गोलियां लगीं, किस तरीके से हमने अपने सैनिकों को, अपने साथियों को सहयोग किया, लेकिन हार नहीं माने। एक गोली लग जाए तो इंसान भाग जाता है, गिर जाता है, लेकिन गोली जब मस्तक से, साइड से निकली, और कहते हैं कि इन्होंने कई बार ऐसे अपने आप को बताया कि मैं नीचे गिर गया हूं, जमीन पे गिर गया हूं, लेकिन क्या बताया जाए। आता है कई बार पाकिस्तानी सैनिक अटैक करने के लिए, लेकिन ये इतना वो थे कि इनको देख करके उनको लगता है कि ये मर चुके हैं, लेकिन ये फिर अटैक करते हैं उनके ऊपर। इस तरीके से लहूलुहान थे। खुद इंटरव्यू में बताया है सूबेदार योगेंद्र सिंह जी ने कि मैं जैसे ही सैनिक आए उनके ऊपर अटैक किया, हमने मार गिराया उनको, एक एक को उनकी औकात दिखा दी। तो आज दिल से सलाम है सर आपको कि आपका योगदान हमारे देश के लिए हमेशा ऐसे ही गौरवान्वित करता रहेगा, और आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराइए, आप हमेशा ही ऐसे देश के प्रति सभी को प्रेरित करते रहिए। आप जैसे सैनिक इस देश को हमेशा प्राउड फील कराएंगे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तरफ अग्रसित करेंगे। तो अब ये आप सभी बच्चे, अपना सैनिक चैनल ही है एनडीए का, तो एक ही भावना रखते थे सारे सैनिक और हम सभी लोग, हम जितने भी ऑफिसर्स, आप बच्चे जितने भी एनडीए के हैं जवान, भविष्य के जवान, या जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी लोगों के दिमाग में एक ही भावना रहेगी कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। देश के शहीदों को सत सत नमन। जय हिंद, जय शहीद, जय भारत, जय सक्सेना वाला।